जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। तो दोस्तों हम लोग पिछले कुछ दिनों से यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए जीएस सुधा बुक को पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। हम लोगों ने पिछली कक्षा में ऋग वैदिक काल को पढ़ दिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। और जिन साथियों को पीडीएफ की ज़रूरत है तो नीचे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप का दिख रहा है, हमारे स्टडी मित्र नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आप लोगों को हमारे स्टडी मित्र, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ जो भी क्लास होते रहेंगे उनके पीडीएफ वहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हम लोगों ने जैसा कि पिछली कक्षा में पूर्व वैदिक काल या जिसको ऋग वैदिक काल कहा जाता था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था, ऋग वैदिक काल। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। कितना? 1000 से 600 ईसा पूर्व। और उसका कितना था? ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल का ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड था 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कितना? 1500 से 1000 ईसा पूर्व उसका टाइम पीरियड था। और इसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये देखते हैं क्या दिया गया है। पहला पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन हेतु सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में प्रमुखतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद हैं। इन सभी की रचनाएं इसी काल में हुई हैं। ठीक है, इसी काल में इन सभी की रचनाएं हुई थी। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद, ये सब इन्हीं की मतलब इन समय में इनकी रचनाएं हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि उत्तर वैदिक काल के अध्ययन हेतु चित्रधूषण मृत भांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार इत्यादि की प्रधान रूपरेखा सुनिश्चित तथा सुस्पष्ट हो गई थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार इन सब की रूपरेखा जो थी वो सुनिश्चित या सुस्पष्ट हो चुकी थी। भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता के लोगों का प्रमुख केंद्र जो था ये मध्य देश था। यानी कि ये मध्य में, पूरे देश के मध्य में फैल चुके थे, जो सरस्वती नदी से गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र तक विस्तृत था। तो आप किसे कहते हैं? तो दो नदियों के बीच का जो क्षेत्रफल होता है, जैसे एक नदी इधर से आई, एक नदी इधर से आई, तो इसके बीच में ये जो भूमि होती है, जो भाग होता है, इसी को दोआब कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सरस्वती नदी से मतलब सरस्वती नदी से गंगा यमुना नदियों के दोआब क्षेत्र तक विस्तृत था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य सदानीरा, जिसका अब प्राचीन नाम जो था सदानीरा था, आधुनिक नाम गंडक नदी है, तक विस्तृत हो गए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आर्य लोग कौशल, विदेह तथा अंग राज्यों से परिचित हो गए थे। जब हम लोग 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें कौशल, विदेह, अंग इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लास्ट तक जाते जाते जो इनका अंतिम चरण था तो उसमें ये लोग इन राज्यों से, इन स्थानों से ये मतलब परिचित हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन नदियों जैसे रेवा, जिसका अब जो है आधुनिक नाम नर्मदा नदी है, तथा सदानीरा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में त्रिकुद नामक एक पर्वत श्रृंखला का विवरण मिलता है। इस तरह से ये था। ठीक, अब राजनीतिक जीवन देखते हैं। राजनीतिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल के लोगों में? उत्तर वैदिक काल में जीवन में कृषि के कारण आय अस्थायित्व के कारण ऋग वैदिक काल के छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपदों का रूप ले लिए। मतलब कृषि तो अच्छी थी नहीं ऋग वैदिक काल में, तो जो कबीले थे, जो छोटे छोटे कबीले थे, वो आपस में मिलकर एक जनपदों का रूप ले लिए। मतलब कबीले मिलकर जनपद बन गए। ठीक है, और राजा अब एक बड़े प्रदेश का शासन करने लगा था। जब छोटे छोटे कबीले मिल जाएंगे, एक बड़ा जनपद बन जाएगा, तो कबीलों का ऐसे मुखिया हुआ करता था, गृह का मुखिया गृहपति होता था। इस तरीके से जब वो बड़े बड़े प्रदेश बन जाएंगे तो उसका शासन जो था वो राजा करने लगता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रदेशों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल में प्रवेश के सूचक के रूप में राष्ट्र शब्द बहुप्रचलित हुआ था।
क्या हुआ था, राष्ट्र शब्द बहुप्रचलित हुआ था। राष्ट्र शब्द उत्तर वैदिक काल से ही देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार राजतंत्र था। उत्तर वैदिक काल में राज्य के आकार में वृद्धि होने से राजा का महत्व अधिक हो गया। राज्य बड़े बड़े हो गए तो राजा का महत्व जो था वो बढ़ गया और उसके अधिकार भी बढ़ गए थे। क्या हुआ था, उसके अधिकार भी बढ़ गए थे। ऋग्वैदिक काल में क्या होता था कि राजा जो था वो सिर्फ युद्ध के लिए उसका अधिकार था, सिर्फ युद्ध करना, और बाकी अधिकार जो थे वो पुरोहितों के हाथ में थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, अब यहाँ पर देखिए राजा का अधिकार बढ़ गया, राजा का महत्व बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रारंभ में पांचाल कबीले का नाम था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। ठीक है, प्रारंभ में पांचाल एक कबीला था, उत्तर वैदिक काल आते आते ये सर्वाधिक विकसित राज्य हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का वर्चस्व कम हो गया। देखिए यहाँ पर सभा एवं समिति का वर्चस्व कम हो जा रहा है। पूर्व वैदिक काल में क्या था, जिसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। मैं चाहे पूर्व वैदिक काल कहूँ या ऋग्वैदिक काल कहूँ तो उसका मतलब एक ही है, ऋग्वैदिक काल। तो उस समय क्या था, उस समय सभा एवं समिति के जो सभा और समिति कहते थे राजा वही करता था, यानी कि राजा को परामर्श देने का काम करते थे सभा एवं समिति। अब वही उत्तर वैदिक काल में आते आते सभा एवं समिति का महत्व कम हो गया, इनका वर्चस्व कम हो गया, राजा के अधिकार बढ़ गए, राजा का महत्व बढ़ गया। ठीक है, इस काल में सभा एवं समिति अपने अपने स्थान पर बनी तो रही, लेकिन इन दोनों संस्थाओं का स्वरूप परिवर्तित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में विदत संस्था का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। हाँ, एक संस्था और थी, विदत भी थी पूर्व वैदिक काल में, सभा समिति एवं विदत, और उत्तर वैदिक काल में विदत नामक संस्था समाप्त हो गई। सभा और समिति हैं, लेकिन उनका भी जो था वर्चस्व कम हो गया था, स्वरूप परिवर्तित हो गया था, लेकिन वे मौजूदा उत्तर वैदिक काल में भी वो संस्था थी। ठीक है, नोट में दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा कि अर्थव्यवस्था में अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है, जिसका अर्थ अनुल्लंघनीय है, मतलब अनुल्लंघनीय है। ये जो है सभा का जो था इसका शाब्दिक अर्थ था। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बना भी है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है, यानी कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में यह देखने को मिलता है कि राजा को जो थी दैवी शक्तियां प्राप्ति, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है, उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा प्रारंभ हुई, और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है, तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में राजा के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इस काल में राजा के राज्याभिषेक का अनुष्ठान राजयूष यज्ञ, कौन सा यज्ञ, राजयूष यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों की रत्निन कहा जाता था। क्या कहा गया है, रत्निन कहा गया। उच्च पदाधिकारियों को क्या कहा गया, रत्नी या रत्निन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में राजा सहित 12 रत्नियों के नाम का विवरण मिलता है। रत्नी राजा के राज्याभिषेक के समय उपस्थित होते थे तथा राजा इस राज्याभिषेक के मतलब समय पर इन रत्नियों के घर भी जाता था, यानी कि रत्नी का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो था रोल हो गया था। कब, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, फिर नोट दिया गया है रत्नी से रिलेटेड, तो रत्नी जो था ये राजयूष यज्ञ से संबंधित हैं तथा शुक्ल यजुर्वेद में राजयूष यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का विवरण मिलता है। राजसूय यज्ञ के समय सोमरस पिया जाता था। सोमरस वही था जिसको सोम राजा के लिए, ऋग्वैदिक काल में सोम राजा के लिए समर्पित किया जाता था, सोमरस को वही पिया जाता था। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण में 12 रत्नियों को वीर कहा गया है। क्या कहा गया है, वीर कहा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। क्या था, अश्वमेध जो था ये राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, एक प्रसिद्ध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ राजा की शक्ति का प्रतीक था। इसमें राजा अपने साम्राज्य की सीमा में वृद्धि हेतु स्वतंत्र रूप से एक घोड़ा छोड़ता था। आप लोगों ने देखा होगा, रामायण देखा होगा, उसमें जो लवकुश वाला कांड रहता है, उसमें प्रभु श्री राम
इस तरह का अश्वमेध यज्ञ करके घोड़ा को छोड़ते हैं और उनके पुत्र लवकुश उसे मतलब बांध लेते हैं और फिर युद्ध करना पड़ता। तो ये पहले से ही था, उत्तर वैदिक काल से ही। यह घोड़ा जिन प्रदेशों में बिना किसी विरोध से गुजरता था, ऐसे प्रदेश राजा के अधीन माने जाते थे। ठीक है। और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है। कहाँ मिलता है? तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ का विवरण मिलता है। इसको याद रखेंगे किस वेद में? तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ में राजा के द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन हेतु रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। इसके अंतर्गत राजा को सहभागियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। ठीक है। फिर नोट दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट, इसको भी देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। तो इसमें है पहला पॉइंट, जो ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न क्षेत्रों के शासकों की शासन व्यवस्था का विवरण मिलता है। और दूसरा है कि गोपथ ब्राह्मण में शासकों हेतु निर्धारित यज्ञ का विवरण मिलता है। यज्ञ का विवरण कहाँ मिलता है? तो गोपथ ब्राह्मण में यज्ञों का विवरण मिलता है और ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न क्षेत्रों के शासकों की शासन व्यवस्था का विवरण मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि वैराज्य ऐसे राज्य होते थे जहाँ पर राजा नहीं होता था। यहाँ पर आम जनता अपना शासन स्वयं करती थी। ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर प्रणाली विकसित हो चुकी थी। इस काल में ऋग्वैदिक का कर बलि नियमित हो गया था। मैंने कल भी बताया था, कल वाले वीडियो में भी बताया था कि जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ पर बलि जो था वो स्वेच्छा से दिया जाता था। जनता जो थी स्वेच्छा से अपने राजा को भेंट देती थी बलि के रूप में। लेकिन यही ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल आते आते ये कर जो बलि था ये नियमित हो गया। इसको मतलब देना ही देना था। ठीक। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16वां भाग प्राप्त होता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास अपनी कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक है। इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे। आगे है ये एक बॉक्स में दिया गया, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था कैसी थी। तो प्रमुख क्षेत्र जो पूर्व का क्षेत्र था उसको उसके शासन को साम्राज्य कहा जाता था और मुख्य उपाधिकर्ता जो था वो सम्राट था। ठीक है। पश्चिम में स्वराज्य, उसका जो शासक था उसको स्वराट कहा जाता था। उत्तर में वैराज्य, उसका शासक जो था वो विराट, मुख्य उपाधि प्राप्त हुई थी, विराट कहा जाता था। दक्षिण में भोज्य, उसका भोज जो होता था। और मध्य देश में राज्य का राजा जो होता था वो राजा कहलाता था। ठीक है। इस तरह से जो वर्णित है प्रमुख उपाधियाँ इस तरह से थी। ठीक है। आर्थिक स्थिति को देखेंगे हम लोग। आर्थिक स्थिति में उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई एवं मड़ाई का विवरण मिलता है। कहाँ मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में, यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लोहे से निर्मित उपकरणों के प्रयोग ने कृषि के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था। लौह निर्मित उपकरणों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ तथा इसके साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। इस काल का सबसे बड़ा लौह पुंज अतरंजी खेड़ा जनपद एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। लोहा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व में लोहे का सबसे ज्यादा प्रयोग जो था, नहीं, हाँ, भारत में लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग जो था ये हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। किस वंश के? हखामनी वंश के राजाओं ने सबसे सर्वप्रथम भारत में जो था लोहे का प्रयोग किया था। ठीक है। नोट दिया गया, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद में लोहे हेतु श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। इसको याद रखेंगे, क्या कहा गया था? लोहे हेतु श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहा, टिन, तांबा, चांदी, सोना एवं सीसा इत्यादि धातुओं से परिचित हो गए थे। अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान, पाद, कृष्ण, रत्ती या रत्तिका जिसको कहते हैं एवं गुंजा इत्यादि माप तौल की इकाइयाँ थी। निष्क जो ऋग्वेद काल में एक स्वर्ण आभूषण था उसको अब एक स्वर्ण मुद्रा के रूप में माना जाने लगा था। शतमान चांदी की एक मुद्रा थी। इसको याद रखेंगे। जो निष्क था, निष्क ऋग्वेद काल में एक स्वर्ण आभूषण था
वो अब जो थी स्वर्ण मुद्रा हो चुकी थी, और शतमान जो था ये चांदी की मुद्रा थी। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर वैदिक काल में चांदी की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो शतमान जो है वो चांदी की मुद्रा को कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की मुख्य फसल क्रमशः चावल एवं गेहूं थी। यजुर्वेद में चावल का उल्लेख व्रीहि नाम से हुआ है। इस काल में कहीं कहीं पर चावल को तंदुल भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तंदुल भी कहा गया है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या शब्द? गोधूम शब्द का। इसको याद रखेंगे कि चावल के लिए व्रीहि शब्द का और कहीं कहीं पर तंदुल शब्द का प्रयोग हुआ है, और गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के बर्तन प्रचलन में थे, मृदभांड प्रचलन में थे। पहला था काले एवं लाल रंग के मिश्रित बर्तन, दूसरा था काले बर्तन, लाल बर्तन और चित्रित या धूसर मृदभांड। ये थे जो 4 प्रकार के बर्तन जो थे, मृदभांड जो थे प्रचलन में थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि उत्तर वैदिक काल की विशेषता चित्रित धूसर बर्तन थी, जबकि लाल बर्तन सबसे ज्यादा प्रचलित में थे। विशेषता ये थी कि जो चित्रित धूसर बर्तन थे उस पर विभिन्न प्रकार की कलाकारियाँ की गई थी, तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित ये थी। लेकिन मतलब प्रचलन में सबसे ज़्यादा लाल बर्तन थे, और विशेषता जो थी ये चित्रित बर्तन जो थे इनकी विशेषता थी कि इस तरह के भी बर्तन ये लोग बनाना जानते थे। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में वर्णित नील लोहित काले एवं लाल भांड हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक भारत की प्राचीनतम लौह युगीन बस्तियां वैदिक कालीन चित्रित धूसर मृदभांड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठिन का उल्लेख मिलता है। व्यापारिक श्रेष्ठी के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता है, यानी कि एक शब्द का उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठिन का, जो व्यापारिक श्रेष्ठी के प्रधान को श्रेष्ठिन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में के ग्रंथों में ही सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख मिलता है। इस काल में ही भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार मालिकाना हक की जो भावना मजबूत हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के लोगों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा का भी विवरण मिलता है। ठीक, फिर अगला है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 ऋण ऋषि पितृ एवं देव, यानी कि ऋषि का ऋण, पिता का ऋण और देवता का ऋण से छुटकारा पाना होता था। एक व्यक्ति का जीवन तभी सफल माना जाता था जब वह तीनों ऋणों से छुटकारा पा लेता था। ठीक है, कौन कौन से ऋण थे? ऋषि ऋण, पितृ ऋण एवं देव ऋण था। ठीक, अब सामाजिक स्थिति को देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी, वहाँ का समाज कैसा था, किस तरह के वहाँ सामाजिक लोग थे, तो इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट निकल के आता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। अब देखिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। इस काल में व्यवसाय भी आनुवंशिक होने लगा था, यानी कि जन्म से व्यवसाय होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में 4 भागों में विभाजित हो गया था, वो समाज जो था वो 4 भागों में विभाजित हो गया था। यानी कि वर्ण व्यवस्था का जो मिलता है वो कहाँ से आता है, तो उत्तर वैदिक काल से आता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। वहीं हम लोग ने ऋग वैदिक काल पढ़ा था, वहाँ पर भी वर्ग थे, अलग अलग वर्ग थे, लेकिन उसमें ये नहीं था कि जन्म के आधार पर, वांशिकता के आधार पर नहीं था। वहाँ अपनी स्वेच्छा के आधार पर या फिर कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर ये थोप दिया गया कि आनुवंशिकता के आधार पर वर्ण व्यवस्थाओं का होने लगा कि क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय ही और शूद्र के घर में शूद्र ही, ये इस तरह की वर्ण व्यवस्थाओं का प्रचलन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उत्तर वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। इस काल में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। फिर अगला पॉइंट बनता है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण ही उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे। इन तीनों को द्विज कहा जाता था। चौथे तथा अंतिम वर्ण शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं माना गया था। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल में ऐसा होने लगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार था और बाकी शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। नोट में दिया गया कि उपनयन संस्कार में यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। ठीक है,
आगे चलेंगे। अगला है उत्तर वैदिक काल में यज्ञों तथा कर्मकांडों का प्रचलन अधिक हो गया था, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि दर्ज हुई थी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य वर्ण ही कर चुकाता था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्ण वैश्यों के द्वारा दिए गए कर पर निर्भर रहते थे। शतपथ ब्राह्मण में वैश्य को दूसरे को बलि देने वाला कहा गया है, मतलब अन्यस्य बलिकृति किसको कहा गया है? वैश्य को कहा गया है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम 3 आश्रमों गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ का विवरण मिलता है। किसका? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ का वर्णन मिलता है, 3 आश्रम। और जबालो उपनिषद में 4 आश्रम 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इसका विवरण जो है ये जबालो उपनिषद में मिलता है। ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कितने आश्रम हैं, तो 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ ये 4 एवं संन्यास ये 4 आश्रम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट दर्ज की गई। ये मैंने कल भी बताया था कि जैसे जैसे ऋग वैदिक काल का समापन हुआ, उत्तर वैदिक काल आया, उसमें स्त्रियों का जो दशा थी वो खराब होती गई, उसमें गिरावट दर्ज की गई तथा इस काल में स्त्रियों हेतु उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। वहीं ऋग वैदिक काल में उपनयन होता था, शिक्षा का अधिकार था, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि हम लोगों ने स्त्रियों के नाम, विदुषियों के नाम देखे थे। तो अब जो है यहाँ जो उत्तर वैदिक काल था वहाँ पर उपनयन संस्कार भी बंद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है एवं पुत्री को समस्त दुखों का स्रोत भी माना गया है। क्या माना गया है? समस्त दुखों का स्रोत। फिर नोट दिया अथर्ववेद में एक पुत्री के जन्म से लेकर खिन्नता प्रकट की गई है। अथर्ववेद में कन्याओं हेतु ब्रह्मचर्य आश्रम के पालन का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, मैत्रेयी जैसी कई विदुषी कन्याओं का विवरण मिलता है। किसका? गार्गी, मैत्रेयी और जैसी कई जो है विदुषी महिलाएं। फिर है सर्वप्रथम याज्ञवल्क स्मृति में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार से संबंध में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सर्वप्रथम गृह सूत्रों में संस्कारों का विवेचन मिलता है। प्रायः समस्त धर्मशास्त्रकार संस्कारों की कुल 16 संस्कार मानते थे। कितने संस्कार? 16 संस्कार मानते थे। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति में विवाह के कुल 8 प्रकारों का विवरण मिलता है। इन 8 प्रकारों में विवाह में ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श था। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह सबसे आदर्श था। वर्तमान समय में भी अधिकांश विवाह ब्रह्म विवाह ही होते हैं। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत एक कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता के द्वारा उसके लिए योग्य वर खोजकर उसकी अपनी कन्या का विवाह कराना या करना था। जैसे कि विवाह आज के समाज में प्रचलित है कि जब लड़की वयस्क हो जाती है, कन्या वयस्क हो जाती है, तो उसके माता पिता के द्वारा योग्य वर खोज कर अपनी कन्या का विवाह किया जाता था। इसी को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था एक कठोर रूप धारण कर चुकी थी। ठीक, जिसके कारण कुछ वर्णों के अपने अलग देवता भी हो गए थे। पूषण जो थे, जो ऋग वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, अब उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। पूषण हम लोगों ने पढ़ा था, ऋग वैदिक काल में जो पूषण थे वो पशुओं के देवता थे, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में वो जो थे वो शूद्रों के देवता हो गए थे। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में वृद्धि हुई थी। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का मूल उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक कालीन 2 सबसे बड़े देवता इंद्र तथा अग्नि का महत्व कम हो गया था। अब प्रजापति जो सृष्टि के निर्माता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। रुद्र तथा विष्णु इस काल के अन्य प्रमुख देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। ठीक है, जो ऋग वैदिक काल में जो सबसे बड़े देवता थे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व जो है उत्तर वैदिक काल में कम हो गया और उनके जगह पर अब प्रजापति का सर्वोच्च स्थान हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के प्रारंभ का आभास मिलता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो था ये उत्तर वैदिक काल से इसका आभास मिलता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में अधिक पुरोहित की आवश्यकता होने लगी थी। इस काल में प्रत्येक संहिता यानी कि वेद के अपने पुरोहित हो गए थे, जो कि निम्नलिखित हैं। इस तरह के पुरोहित होते थे। हम लोगों ने ऋग्वेद को
जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, साहित्य पढ़े थे कि पुरातात्विक स्रोत जो थे उसमें साहित्य हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको पढ़ा था। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको होता या होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्व्यु कहा जाता था। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता है, और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, पॉइंट बनता है कि उत्तर वैदिक काल में खड़ दर्शनों, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा एवं वेदांत का भी बीजारोपण हो गया था। मतलब इन तरह के 6 दर्शनों का भी जो है दर्शनों का उदय हो गया था, और ये निम्नलिखित हैं। इसको देखते हैं कि किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, देखिए प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन जो कि सबसे प्राचीन दर्शन था, इसके प्रवर्तक थे कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि हैं। न्याय दर्शन गौतम ऋषि गौतम। वैशेषिक दर्शन के हैं कणाद या उलूक जो हैं, इसके प्रवर्तक हैं पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा जो था ये बादरायण और चावार्क दर्शन के जो है चावार्क जी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इस सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन ऋषि गौतम, और वैशेषिक कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और चावार्क दर्शन के चावार्क जी इसके प्रवर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नोट है, इंपॉर्टेंट चीज है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा तथा वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता रहता है। ठीक, उत्तर वैदिक काल के बहुदेववाद और कर्मकांडों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उपनिषदों में स्पष्ट रूप से यज्ञों एवं कर्मकांडों की निंदा की गई है। उपनिषदों में ब्रह्म को ही एकमात्र सत्ता का रूप स्वीकार किया गया है। उत्तर वैदिक काल में 2 महाकाव्य थे जो कि निम्नलिखित हैं। महाभारत सबसे पुराना, मतलब महाभारत था जिसका नाम पुराना नाम जय संहिता था, और रामायण, ये 2 जो थे ये महाकाव्य थे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नोट दिया गया है कि महाभारत जो था ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, अब हम लोग जो है 16 महाजनपद को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 16 महाजनपद को पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बहनों का मैसेज था, कमेंट था कि सर भैया जो है 1 घंटे की क्लास लाइए थोड़ा सा, या तो मैराथन में ही करा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दीजिए हम लोगों को। तो देखिए कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए, लेकिन आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, बोरिंग क्लास लगने लगेगी। इसलिए हम लोग धीरे धीरे जितना हो सकेगा उतना अच्छा कंटेंट देंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देंगे। लेकिन ठीक है, कोशिश करेंगे कि और हम लोग एक्स्ट्रा कराया जाए। मैं सोच रहा था कि जैसे टॉपिक वाइज एक जैसे हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल पढ़ा, पूर्व वैदिक काल पढ़ा, उत्तर वैदिक काल पढ़ा, 16 महाजनपद पढ़ेंगे। इसके बाद बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसको पढ़ेंगे अलग अलग। तो अलग अलग पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा एक एक टॉपिक। नहीं तो सब एक ही पढ़ने पर वही होता है कि जैसे दाल चावल सब मिला दो, उसके बाद खिचड़ी बन जाता है, वही वाला काम हो जाएगा। तो ठीक है, तो समझिए धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ख़त्म हो जाएगा। 16 महाजनपद हैं। तो महाजनपदों से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है कि जैसे राजधानी से कि अंग की राजधानी क्या है, अवंती की राजधानी क्या है, अस्मक की राजधानी क्या है, इस तरह से जो 16 महाजनपद हैं उनसे इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं कि अंग की राजधानी चंपा, अवंती की राजधानी जो थी, अवंती 2 तरह, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, अस्मक जो था ये पोटन या इसकी राजधानी पोटली थी। पोटली जो था ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। क्या था? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो था वो था पोटली। ठीक है, चेदी है, इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोत्थिवती, जो भी दिया रहेगा ऑप्शन में आप लोग करिएगा। सुक्तिमती वैसे देता है। गांधार की राजधानी तक्षशिला, इंपॉर्टेंट है। काशी की राजधानी वाराणसी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये भी याद रखिएगा। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी? कुरु की। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, दक्षिणी बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट है। मल्ल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य विराटनगर। पांचाल, उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा वज्जी या ब्रिज जिसका नाम था, इसका राजधानी वैशाली या उत्तरी बिहार था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे, 16 महाजनपदों का नाम और उनकी राजधानी को हम लोग विशेष तरीके से कोशिश करिएगा कि इसको आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। 16 महाजनपदों का नाम और उसकी राजधानी आप लोगों के दिमाग में छपा रहना चाहिए, जबान पे याद रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, नेक्स्ट है 16 महाजनपद। तो इसमें है जैसे प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे से बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक रूप के प्रयोग से लोहे के व्यापक रूप के प्रयोग के कारण कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया था। इन परिवर्तनों के कारण ही ऋग्वैदिक कबीलाई जन जीवन में दरार पड़ने लगी तथा क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपद में परिवर्तित होने लगे। ठीक है, इस तरह से महाजनपदों का उदय हुआ। कहने का मतलब है कि जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा, कृषि होने लगी, कृषि और आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आने लगा, इससे जो है धीरे धीरे जो जनपद थे वो जनपद आपस में मिलने लगे और इस तरह से 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। ठीक है, महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व ही इन 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के नाम का विवरण मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय तथा जैन धर्म के जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ महावास्तु में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 महाजनपदों में 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे। कहाँ थे? गंगा घाटी में स्थित थे और प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता था कि जैसे कोई भी सभ्यता रहती है, कोई भी संस्कृति रहती है, तो वो नदियों के किनारे ही क्यों बसती है? तो आप जानते हैं कि जहाँ व्यक्ति को पर्याप्त रूप से उसके रहन सहन के लिए, उसके जीवन यापन के लिए वस्तुएं उपलब्ध होंगी, वहीं पर वो अपना निवास करेगा। अब नदियों के किनारे उनको पानी मिल जाता था और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती थी, तो वहाँ कृषि का साथ कृषि भी वो लोग कर लेते थे, जिससे वहीं पर ज़्यादातर जो थी बस्तियाँ जो थी संस्कृति सभ्यताएं थी, वहीं पर ज़्यादातर निवास की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि 16 महाजनपदों में 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि 2 में वज्जी तथा मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। इसको याद रखेंगे कि वज्जी तथा वल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और बाकी 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी कि राजा का शासन हुआ करता था। ठीक, 16 महाजनपदों में से असमक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ था? दक्षिण भारत में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 16 महाजनपदों में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, जिसमें मगध, कोसल और वत्स एवं अवंती थे। ठीक है, नेक्स्ट है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, जो आधुनिक बिहार है, महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध था ये सबसे शक्तिशाली बन गया था। फिर वही होता है कि मगध साम्राज्य आता है धीरे धीरे इस तरह से। ठीक, महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों का विवरण मिलता है जो कि निम्नलिखित हैं: चंपा, काशी, कौशाम्बी, राजगिरी, साकेत, श्रावस्ती। ये जो है ये 6 महानगर जो है महानिर्वाण सूत्र में देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध के समय गणतंत्र या बौद्ध साहित्य में वर्णित गणतंत्र कौन कौन से हैं? तो बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अतिरिक्त गंगा घाटी में अनेक गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण होते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के समय में गणतंत्रों की कुल संख्या 10 थी जो कि निम्नलिखित हैं: कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत, ठीक, अल्पकप्प के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलीय, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल। ठीक, इस तरह से जो था पिपल्लीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी,
और 10वां है मिथिला के विदेह। ये सब आप कहीं किसी किताब में नहीं पाएंगे। यहाँ नवीन भैया के द्वारा ये जो किताब है जीएस बुक, जो जीएस सुधा बुक है, बहुत अच्छी है। यहाँ पर काफ़ी मैटर दिया गया है, ठीक है। फिर नोट में दिया गया है, इसको देखेंगे क्या है कि इन 10 गणतंत्रों में 8 वज्जी के एवं 2 मल्ल के अधीन थे। और नेक्स्ट है पावा तथा कुशीनारा के मल्लों को कुकुत्थ नदी एक दूसरे से पृथक करती थी। और तीसरा है वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। किसको? वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब होता है मगध का उत्कर्ष। जैसे वहाँ दिया गया था 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, मगध सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। तो वहाँ पर मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस तरीके से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। तो मगध बुद्ध काल एवं परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली तथा एक समृद्ध साम्राज्य था। मगध की स्थिति मूल रूप से दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी, ठीक है। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के मुख्य कारणों में इसकी राजधानी की 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सांसरिक महत्व की स्थिति, बेहतर संचार तंत्र, विस्तृत उपजाऊ मैदान, व्यापार हेतु अनुकूल दशा, लौह भंडार एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता तथा शासकों के द्वारा अपनाई गई नीतियां इत्यादि प्रमुख थे, ठीक है। क्या क्या प्रमुख था? जैसे मगध की राजधानी जो थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ठीक, और वहाँ पर सामरिक महत्व थी, स्थिति थी, बेहतर संचार तंत्र था उनका, उपजाऊ मृदा थी, वहाँ की मैदान उपजाऊ थी, व्यापार हेतु अनुकूल दशाएं थी, लौह का भंडार था, खनिज संसाधनों का भंडार था, उपलब्धता थी। इस तरह से मगध जो था ये अपने आप में एक महान साम्राज्य बनकर, एक सबसे बड़ा महाजनपद बनकर, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, ठीक है। माना जाता है कि मगध पर हर्यक वंश से पूर्व बृहद्रथ नामक एक वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश के प्रमुख शासकों में बृहद्रथ, जरासंध एवं रिपुपुंज थे, ठीक है। ये थे हर्यक, मतलब कि बृहद्रथ वंश के पहले जो था हर्यक वंश से पूर्व बृहद्रथ नामक वंश का शासन था, ठीक है। इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। भौगोलिक विस्तार: मगध की सीमा पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक तथा उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक विस्तृत हुई थी, ठीक है। इस तरह से इसका सीमा था। कहाँ से? चंपा, जो पूर्वी सीमा थी चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक तथा उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक इसकी सीमा जो थी वो विस्तृत थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कालांतर में मगध के में राजधानी का स्थानांतरण पाटलिपुत्र में हुआ था। मगध राज्य से तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स एवं अवंती को अपने में मिला लिया था। इस प्रकार से मगध राज्य का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ था। यही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के नाम से भी जाना जाता है। जब मगध साम्राज्य में जो था तत्कालीन जो शक्तिशाली 3 वो थे, महाजनपद थे, जैसे कौशल, वत्स एवं अवंती, उस टाइम पे 3 जो थी महाशक्तिशाली महाजनपद थे। तो जब मगध साम्राज्य ने इन तीनों को अपने में स्वयं में मिला लिया तो इसी को ही अखंड भारत के रूप में और यही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के रूप में माना जाता है, ठीक है। जब वही 3 सबसे बड़े महाजनपद थे, उनको तीनों को मगध ने स्वयं खुद में मिला लिया तो हो गया ना मगध सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, ठीक है। अब देखते हैं मगध साम्राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन से हैं। तो हम लोग सबसे पहले हर्यक वंश देखते हैं। वैसे अभी हम लोगों ने देखा हर्यक वंश से पहले भी एक वंश मगध साम्राज्य में आ चुका था, ठीक है। तो हर्यक वंश को हम लोग देखते हैं। हर्यक वंश, इसकी शासनावधि जो थी 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व माना जाता है। संस्थापक जो है इसके बिंबिसार, इसके हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं। याद रखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। देखिए इतिहास में टाइम पीरियड तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में किसी भी वंश का, किसी भी आप पढ़ेंगे किसी भी राज्य का या फिर किसी भी, तो उसके जो संस्थापक थे, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे मुगल काल पढ़ेंगे या फिर सल्तनत काल पढ़ेंगे, तो उसमें भी जो भी वंश आए उनके जो संस्थापक हैं इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी हम लोग गलत करके आ जाते हैं इस तरह के भी क्वेश्चन, ठीक है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं। नोट में दिया गया कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता था। माना जाता है कि हर्यक वंश में जो शासक बनता था वो अपने पिता का
हत्या करके शासक बनता था। मतलब कि वही होता है ना कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उसी तरह से हर एक वंश के शासन में ये चीज़ था कि उस वंश में जो था अपने पिता की हत्या करके खुद शासक बना जाता था। तो इस तरह का प्रचलन मतलब सुनने को मिलता है। तो हर एक वंश को पितृहंत्रा वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्या माना जाता है? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था ये बिंबिसार को ही माना जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन बनता है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप लोग जवाब देंगे कि बिंबिसार जो था ये मगध वंश का वास्तविक संस्थापक था। हर एक वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं, उनको देखेंगे कौन कौन से प्रमुख शासक हैं। तो बिंबिसार के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। बिंबिसार जिसको हर एक वंश का संस्थापक भी माना जाता है, इसकी शासनावधि 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व था। एक समस्या आती है काफ़ी दोस्तों में, काफ़ी भाइयों बहनों में, तो समस्या आती है कि सर जो है टाइम पीरियड नहीं याद होता है। देखिए, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं याद होता है, याद करने के लिए उसको बार बार लिखना पड़ेगा। आप लिखिए बिंबिसार शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व, 544 से 492 ईसा पूर्व। इस तरीके से आप उसको लिखिए। जितना लिखेंगे ना, जितना रगड़ेंगे पेन, जितना घिसेंगे, उतना ही आपके दिमाग में वो बैठेगा। एक मेरे सर थे, वो कहा करते थे कोई चीज़ 10 दिन 10 बार लगातार लिखो, ना याद हो तो बताना। तो वही ट्रिक अपनाइए, कोई चीज़ 10 दिन 10 बार लगातार लिखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिंबिसार जो था हर एक वंश का प्रथम शासक था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक या श्रोणिक कहा गया है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजय कहा गया है। कहाँ कहा गया है? तो मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजय कहा गया है। हाँ, एक नाम और आता है बिंदुसार और बिंबिसार। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, बच्चों में कन्फ्यूजन होता था। बच्चों में क्या, हम लोग भी जब एग्ज़ाम देते थे, अभी भी एग्ज़ाम देते हैं। अभी देखिए कल एग्ज़ाम देने जाना है जूनियर असिस्टेंट का, तो होता था, कन्फ्यूजन हो जाता है बिंबिसार और बिंदुसार। तो इसको आप लोग क्लियर करते रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये बिंबिसार जी है। ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। क्या डाली थी? सबसे अच्छी शासन व्यवस्था की नींव जो थी वो बिंबिसार ने डाली थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव वैवाहिक संबंधों के द्वारा रखी थी तथा उसका विस्तार भी किया था। बिंबिसार ने अपने जीवन में 3 विवाह किए थे। इन वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप बिंबिसार को विशाल राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। जैसे पहले के शासक होते थे, वो वैवाहिक संबंधों के द्वारा आपस में आपसी व्यवहार को बनाते थे। जैसे जो भी महाजनपद, जो भी राज्य उनसे आगे जा रहा है या उनके टक्कर में आ रहा है, तो उनके यहाँ वो प्रस्ताव भेजते थे, उनके यहाँ शादी का प्रस्ताव, शादी करते थे, करवाते थे। इसी तरीके से जो है उनको अपने में ही मिला लेते थे, संबंधी सगे संबंधी बन जाते थे। इस तरीके से बिंबिसार ने ये नीति अपनाई थी। वह 3 विवाह करके जो था मगध को अच्छा खासा, मगध को अपना प्रतिष्ठा जो है प्रतिष्ठित किया और मगध साम्राज्य को एक बड़े साम्राज्य के रूप में नियमित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, नोट करके है, अजातशत्रु की माता बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जो कि राजा चेटक की पुत्री थी। ठीक है, फिर पॉइंट बनता है बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, जो राजगृह की गणिका सालपति का पुत्र था। जीवक का भी क्वेश्चन बनता है कि जीवक किसका राजवैद्य था, तो जीवक जो था वो बिंबिसार का राजवैद्य था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट है, देवदत्त के उकसाने पर बिंबिसार की हत्या बिंबिसार के ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी। 492 ईसा पूर्व में कर दी थी। देखिए यहाँ पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता था। मैंने बताया भी था ऊपर कि जो था यहाँ का कोई भी शासक बनता था तो अपने पिता की हत्या करके वो शासक बनता था। ठीक है, अब देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके 492 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। इसकी शासनावधि जो है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व है। 492 से 460 ईसा पूर्व है। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को वैदेही पुत्र तथा अशोक चंड भी कहा जाता है। इसको आप लोग जो उपनाम है इसको भी याद रखेंगे कि कुड़िक जो था इसका उपनाम था और वैदेही पुत्र भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है कि अजातशत्रु जैन मतानुयायी तथा जैन मत को मानने वाला था, अर्थात जैन मत को मानने वाला था। अजातशत्रु किस धर्म से था? तो अजातशत्रु जो था ये जैन धर्म को या जैन मत को मानने वाला था। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी थी। वत्सकार ने इस मामले में गौतम बुद्ध से सलाह लेने के लिए उनसे राजगृह में गृहकूट नामक पर्वत पर एक मुलाकात की थी। ठीक है। अजातशत्रु ने वज्र संघ को जीतने में रथमूसल एवं महाशिलाकंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया था। रथमूसल आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी है कि नहीं देखी होगी। एक मूवी था उसमें जैसे होता है बाहुबली में ही, क्या बाहुबली में ही है शायद, याद नहीं आ रहा। तो उसमें जैसे रथ के आगे एक ऐसे लगा रहता था, वो इस तरीके से उसके सामने आने वालों को ऐसे रौंदता हुआ जाता था, उसी को रथ मूसल कहते हैं। और महाशिला कंटक जो था बड़े बड़े कांटों वाला जो था, मतलब लगा रहता था कांटों से, वो लोग बॉल रहता था बड़ा बड़ा, उसमें कांटे लगे रहते थे, वो महाशिला कंटक नामक शस्त्र, इसको अस्त्र बोलते थे। तो ये सब थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के ही पुत्र उदयन ने कर दी थी। किसने की थी? उदयन ने ही अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, उसके पुत्र ने। और अजातशत्रु की हत्या के बाद उदयन जो है मगध की गद्दी पर बैठता है और 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक उदयन इस गद्दी पर रहता है। गार्गी संहिता में उदयन को धर्मात्मा कहा गया है और उदयन ने गंगा नदी तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। उदयन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की साम्राज्य की राजधानी बनाया था। ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध के साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने इसको बनाया था। ठीक है। और आगे देखते हैं। उदयन जैन धर्मावलंबी था। माना जाता है कि एक राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण करके उदयन की हत्या कर दी थी। ठीक है। उदयन का पुत्र नागदशक, जिसको दर्शक है, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। आप लोग याद रखेंगे, नागदशक जो था ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश मगध पर आता है। ये वंश जो था शिशुनाग वंश मगध की गद्दी पर बैठता है और इसमें अलग अलग तरह के शासक होते हैं। शिशुनाग वंश की समयावधि थी 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश जो था वो बैठता है। इसका संस्थापक शिशुनाग था और हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ्य करके मगध साम्राज्य की गद्दी शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। जो नागदशक था, अंतिम शासक था हर्यक वंश का, उसको हरा करके मगध साम्राज्य की गद्दी पर शिशुनाग बैठा और शिशुनाग वंश की नींव डाली। ठीक है। शिशुनाग वंश के प्रमुख राजवंश हैं, प्रमुख शासक हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो शिशुनाग वंश का जो था पहला शासक शिशुनाग, जो शिशुनाग वंश का संस्थापक भी माना जाता है, तो इसकी समावधि 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व है। शिशुनाग ने वैशाली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है। देखिए, पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, राजगृह ही थी ना, कि मैं भूल रहा हूँ, हाँ राजगृह ही थी। तब उदयन आया। उदयन जो था ये राजगृह के बाद ये एक नज़र वो बसाया, पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। फिर इसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अब शिशुनाग वंश की नींव पड़ती है। शिशुनाग वंश का शासक शिशुनाग था। इन्होंने जो है वो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी, इसने उसकी राजधानी किसको बनाया? तो उसने इसको राजधानी जो थी वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाई। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि शिशुनाग ने वत्स एवं अवंती राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती राज्य के शासक अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंती राज्य को मगध राज्य में शामिल किया था। किसको? अवंतीवर्धन को हराकर अवंती को मगध राज्य में शामिल किया था। चूंकि पूर्व में ही चंडपद्योत वत्स राज्य को अवंती राज्य में मिला चुका था, अतः अवंती राज्य के साथ वत्स राज्य भी विलय मगध साम्राज्य में हो गया था। ठीक है।
महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर शिशुनाग का पुत्र कालाशोक बैठता है। कालाशोक, अब हम लोग देखेंगे कि कालाशोक का समय पीरियड था कि 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठता है। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कौन किसको राजधानी बना रहा है, कब राजधानी चेंज हो रही है, तो इसको आप लोग विशेष तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कालाशोक के नाम पुराण में दिव्यावदान या काकवर्ण मिलता है। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में साबक मीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था, और दूसरे जो था इसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसको हम लोग अभी जब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, तो उसमें हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और आप लोगों को मैं ट्रिक के माध्यम से भी याद करा दूंगा कि कौन कौन से शासक थे, कौन कहाँ पर जो था बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला है कालाशोक ने लगभग 28 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट है हर्षचरित के रचनाकार बाणभट्ट जो है, हर्षचरित में वर्णित है कि कालाशोक की हत्या 366 ईसा पूर्व में उसके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में महापद्मनंद ने गले में चाकू मारकर कर दी थी। और महाबोधि वंश में कालाशोक के 10 पुत्रों का उल्लेख हुआ है। माना जाता है कि कालाशोक की हत्या के पश्चात उसके 10 पुत्रों ने ही मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर लगभग 22 वर्षों तक शासन किया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदिवर्धन या महानंदिन था। ठीक है, अब आता है नंदवंश। नंदवंश था, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश मगध पर साम्राज्य पर स्थापित होता है, और नंद वंश के बाद जो है इसके बाद मौर्य काल आता है। ठीक है, नंद वंश की समयावधि थी 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। संस्थापक महापद्मानंद थे इसके संस्थापक। महापद्मानंद के बारे में देखते हैं तो महाबोधि वंश में नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद का उग्रसेन मिलता है। इनका नाम क्या मिलता है? उग्रसेन इनका नाम मिलता है। नेक्स्ट है कि नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक महापद्मानंद था। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद एक शूद्र यानी कि निम्न वर्ण शासक था। नेक्स्ट है कि पुराणों में महापद्मानंद को सर्वछत्रांत और भार्गव कहा गया है। क्या कहा गया? सर्वछत्रांत और भार्गव कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि नंद वंश में कुल 9 शासक हुए थे, जिस कारण उसे नवनंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवनंद भी कहा जाता है। और नोट में दिया गया है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। पुत्र से क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन ये शासकों से क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं महान पद्मानंद का पुत्र घनानंद। कट गया है थोड़ा सा पीडीएफ, तो ध्यान रखें। घनानंद, महापद्मानंद का पुत्र घनानंद यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का समकालीन था। मतलब घनानंद के टाइम पर ही यूनानी आक्रमण हुआ था, सिकंदर जो है भारत में आया था। फिर नेक्स्ट है घनानंद एक लोभी शासक था जिसे धन संग्रह तथा बलपूर्वक कर वसूल करने का शौक था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दीपवंश तथा महावंश के अनुसार घनानंद 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। नेक्स्ट है घनानंद का सेनापति भद्रसाल था। नेक्स्ट है घनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य या कौटिल्य रहते थे। यही कौटिल्य है जो जाकर चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लेकर जो है मौर्य वंश का निर्माण जो है नींव डालते हैं मगध साम्राज्य में। तो वही कौटिल्य, वही चाणक्य है। ठीक है, फिर आता है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसकी हत्या 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य की सहायता से करवा दी थी। ठीक है, कहा जाता है कि जो चाणक्य थे, चाणक्य को घनानंद ने मतलब अपने ही दरबार में बेइज्जती करके, उनका अपमान करके उनको भगा दिया था। तब चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य से उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं और उन्हीं के सहारे जो है एक बार मगध में जो है मौर्य वंश का स्थापना करवाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं सिकंदर यूनानी आक्रमणकारी। इसके बाद यूनानी आक्रमण हुए। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ये समकालीन था, घनानंद के समकालीन था। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ था? सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप्स द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। कहाँ का राजा था? तो यह मकदूनिया का राजा था।
नेक्स्ट है सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो था और प्लेटो का गुरु सुकरात था। इसको याद रखेंगे, ठीक है। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो था और प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण किया था। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु या पोरस के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया था। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। माना जाता है जब सिकंदर भारत में आया था तो राजा पोरस के साथ उसका युद्ध हुआ था, हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था, जिसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ जाते हैं। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु के साथ हुआ था। राजा पुरु से जब राजा पोरस से उसका युद्ध हुआ था तो माना जाता है कि राजा पोरस युद्ध में हार गया था। तो सिकंदर ने कहा कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो राजा पोरस कहता है कि जो युद्ध में हारे एक राजा के साथ होता है, एक शासक के साथ होता है, वही मेरे साथ भी कीजिए, यानी कि मृत्यु दंड देना हो तो मृत्यु दंड दीजिए, जो भी करना हो करिए, ठीक है। इस पे जो था सिकंदर बहुत खुश होता है कि यहाँ के राजा इतने मतलब वीर हैं कि वो मृत्यु दंड से डरते नहीं हैं, ठीक है। उन्होंने सर झुकाया नहीं, सर ऊंचा करके ही बोला कि जो एक शासक के साथ युद्ध में हारे शासक के साथ किया जाता है, आप वही मेरे साथ कीजिए, ठीक है। फिर क्या था कि 19 महीने तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था और सिकंदर की अंतिम विजय जो थी पाटल की जो उसकी अंतिम विजय थी। सिकंदर का उद्देश्य था कि सिकंदर जो था वो विश्व विजय करना चाहता था, पूरे विश्व में अपना विजय करना चाहता था। तो जब भारत में आया वही पोरस से लड़ाई हुई, राजा पोरस से पुरु से, तो वहाँ उसने ये देखा कि यहाँ के जो राजा हैं, जो यहाँ के शासक हैं, वो बहुत वीर हैं, ठीक है। इन सब के बाद जब वो ब्यास नदी को पार कर रहे थे उसकी सेना तो थक गए थे। क्या हुआ था, क्या कैसे, इसका कुछ साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन माना जाता है कि ब्यास नदी को पार करने से उसकी सेना जो थी वो मना कर दी और उसके बाद सिकंदर वहीं से वापस लौट गया और सिकंदर की अंतिम विजय पाटल को माना जाता है। फिर सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहु फेकला था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि उसके प्रिय घोड़े का क्या नाम था, तो बहु फेकला उसके प्रिय घोड़े का नाम था। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। यह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया था। किसको? कालानास को अपने साथ ले गया था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई थी। कहाँ हो गई थी? बेबीलोन में हो गई थी। सिकंदर इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से हम लोगों ने आज काफ़ी चीज़ें पढ़ी। वीडियो भी 1 घंटे का लगभग हो ही गया है। कुछ बहन कह भी रही थी कि सर जो है वीडियो 1 घंटे कम से कम लेकर आइए, तो ठीक है, अच्छा लगा। तो आप लोग इसी तरह से कमेंट करते रहिए, जो भी सुझाव रहे वो भी आप लोग देते रहिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला हम लोग भारतीय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बौद्ध जैन और इस्लाम, मतलब जो भी धर्म हैं सभी धर्मों के बारे में हम लोग लगभग इस किताब में एक ही जगह दिया गया है सभी धर्म, तो हम लोग एक ही जगह से पढ़ लेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।